Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एम कॉम सेमेस्टर 4 में जो सब्जेक्ट अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, और आज से हम उसमें यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में हम इंडियन एएस के नाम से जानते हैं। अब इंडिया ने IFRS अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये चैप्टर में हम वैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है चैप्टर का नाम, पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है IFRS। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। चलिए, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में से समझने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं। व्हाट इज IFRS? IFRS के बारे में थोड़ा सा जानता है। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म। IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप IFRS का फुल फॉर्म 101% एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है ऐसा समझ के याद कर लेना। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड उसका फुल फॉर्म होता है। उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। इट रिफर्स टू एन असेट ऑफ कॉमन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो कॉमन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है उसको आप IFRS कह सकते हो। तो जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं अपने PNL, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, वो सब कुछ एक इंटरनेशनल लेवल कौन से रिप्रेजेंटेशन से बनाया जाता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्रू वो बनाया जाता है, उसके लिए ही IFRS वहाँ पे बताया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाता है। देर आर अ प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो एक तरह के प्रिंसिपल है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात करें कि भाई ऐसे ही उसका फॉर्मेटिंग होना चाहिए, डेबिट ऐसे करना चाहिए, क्रेडिट ऐसे करना चाहिए, तो वो जो प्रिंसिपल बेस्ड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको आप IFRS बोल सकते हो। उसके डेफिनेशन में जो वर्ड आ चुका है उसी के बारे में एक और सेंटेंस। देर आर कंसिडर एज एन कॉमन ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज। जो ये IFRS प्रिपेयर होता है उसका एक कॉमन बिजनेस लैंग्वेज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक एन इंग्लिश। जब IFRS आप प्रिपेयर करते हो, सपोज आपकी कोई कंपनी जापानीज कंपनी है, तो वो जो IFRS अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो अपने अकाउंटिंग जो मेंटेन करना चाहते हो आप, वो IFRS अडॉप्शन के लिए आपको जापानीज लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो आपके अकाउंट को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो IFRS प्रिफर अ कॉमन ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज, तो उसको एक क्लियर कट बिजनेस लैंग्वेज में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी अराइजेस हो सकता है कि IFRS कौन इश्यू करता है, कौन सी अथॉरिटी है, हु हैज अथॉरिटी टू इश्यू IFRS। तो वहाँ पे उसका नाम हमें यहाँ पे बताया गया है, और ये भी MCOM के एग्जाम में कई बार MCQ में पूछा जा चुका है। दी IASB, that is International Accounting Standard Board, is an independent accounting standard body based in London। जो लंदन बेस है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है, जिसको आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कह सकते हो, शॉर्ट में IASB। चलिए, तो जो IFRS को इश्यू करता है एट इंटरनेशनल लेवल, वैसा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का थोड़ा सा हिस्ट्री जानता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ IASB। ये IASB की शुरुआत कैसे हुई थी? द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, देखो बोर्ड की जगह पे पीछे वर्ड है कमिटी, वॉज फाउंडेड इन जून 1973 इन लंदन। पहले बोर्ड का नाम कमिटी था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जो 1973 तक वर्क कर रही थी। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट ऑफ दी स्टैंडर्ड्स। पहले IFRS को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहा जाता था, और अभी भी एट इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है, जिसको अब मॉडिफाइड करके जिसका नाम बताया है IFRS।
बट IFRS पहले था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसको इश्यू करने वाली बॉडी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में, और ये जो कमिटी है उसने क्या काम किया था। IASC लिस्टेड 27 ईयर अंटिल 2001, ये 2001 तक ये काम कर रहे थे। IASC वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी कि जो बोर्ड है उसने कमिटी को रिप्लेस किया था 2001 में। इन अनदर वर्ड, IASC was restructured in 2001 and new name given which is IASB, यानी कि नया नाम उसको IASB दिया गया था। चलिए अब टेबल में थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेलिंग में जाएंगे। IASC का क्या काम है और अब जो बोर्ड बन चुका है IAS बोर्ड, दोनों के बीच में बेसिक कुछ दो एक डिफरेंस हम देखेंगे ताकि हमें इनके बारे में आइडिया आ जाए। तो कमिटी जो था इट वाज वर्क फ्रॉम 1973 टू 2001, जबकि जो बोर्ड था वो 2001 के बाद आया है। इट इट इज़ वर्किंग सिंस 2001 ऑनवर्ड्स, तो अभी 2001 से ये बोर्ड अभी कंटिन्यू है जो IFRS इश्यू कर रहा है। कमिटी के बारे में, स्टैंडर्ड इशूड बाय IASC वेर कॉल्ड IAS, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कमिटी इशू करती थी उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, जबकि जो बोर्ड इशू करता है उसको हम IFRS बोलता है, राइट। सो वहाँ पे वही लिखा है, standard issued by IASB was called इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS के नाम से जानते हैं। तो क्लियर एंड कट, कमिटी जो इश्यू कर रही थी वो IAS था, जबकि बोर्ड जो इश्यू कर रहा है वो IFRS है। तो दोनों के बीच में हमने ये क्लियर कट डिफरेंस समझ लिया। चलिए तो अब बारी आ चुकी है, हम हमारी ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द नीड फॉर ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग। ये ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग, यानी कि इंडिया ने IFRS एग्जैक्टली अडोप्ट नहीं किया है, बट उसने चेंज किया है IFRS को। जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको खुद के अकाउंट को इंटरनेशनल लेवल IFRS के लिए ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, IFRS beginnings as an attempt of harmonize accounting across the European Union, but the value of harmonization quickly made the concept of attractive around the world। यानी कि जो यूरोपियन यूनियन था उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो लोग चाहते थे कि हार्मोनाइज एंड क्विकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे बने कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर सके। दे आर समटाइम्स स्टिल कॉल्ड, ओरिजिनल नेम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको अभी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कहा जाता है। तो उसको IFRS नहीं कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अभी भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। ऐसे ट्रांसलेशनल रिपोर्टिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें इसको क्यों डिस्क्लोज करना चाहिए, तो उसके पर्पस क्या है। वी कैन से दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग, नीड बोलो ऑब्जेक्टिव बोलो एक ही तरह का क्वेश्चन है, या फिर उसको डिस्क्लोज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। भाई ग्लोबलाइजेशन वो सबसे मेन रीजन होता है। आप कोई भी पॉइंट में इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। लिखा है, द ग्लोबलाइजेशन हैज ओपनड द स्कोप ऑफ बिजनेस बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन ने बिजनेस को अलग कंट्रियों में जाके वर्क करने के लिए इंकरेज किया है। Organization of one country may be open its branch office, its subsidiary in another country। कोई कंपनी एक जगह पे एस्टेब्लिश होने के बाद वो दूसरी कंट्री में जाके भी वर्क करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम जाए तो वो लिखा है, एक्सपांशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अभी वर्ल्ड ट्रेड ही इस तरीके से बन रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि हर कंपनी अपने देश को छोड़ के दूसरी हर कंट्री में जाके वर्क कर सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन द स्कोप ऑफ बिजनेस बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ऊपर के पॉइंट का सपोर्टिव पॉइंट है, बट हेडिंग अलग है, उसको आपको उसी तरीके से समझाना है। सेकेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, the government of various countries has started allowing 100 foreign direct investment in various sector।
FDI के बारे में आप जानते होंगे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने अब अलाउड किया है एक बिजनेस को दूसरी कंट्री में जाके वर्क करने के लिए। तो दीज आर दी मेन नीड्स ऑफ ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग। उसके बारे में और भी पॉइंट्स है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से द नीड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग इज नंबर थर्ड, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इतना डेवलप्ड हुआ है जिसके कारण हमें ग्लोबल लेवल पे वर्क करने के लिए IFRS जैसे स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट from of home country or it may be approach the financial market of foreign country। जो फाइनेंशियल मार्केट एक कोई पर्टिकुलर कंट्री में वर्क कर रहा है, अब वो चाहता है कि हम फॉरेन कंट्री के भी फाइनेंशियल मार्केट में वर्क करें। जो नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल वुड बी अन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको शॉर्ट में ADR बोला जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसको शॉर्ट में GDR बोला जाता है, एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड शॉर्ट में FCCB। दीज थ्री जो आप देख पा रहे हो वो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, तो जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर देयर होम कंट्री करेंसी, और हमारी कंपनी अगर वहां पे जाके वर्क कर रही है तो उनको ये इन्वेंटरी जो कह सकते हो एक तरह का सिक्योरिटी है, उसमें वो पैसे इश्यू कर सकते हैं और अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो कैपिटल कलेक्ट करना है आपको फॉरेन मार्केट में से, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्लियर एंड कट, जब आपके अकाउंटिंग अगर इंडियन लैंग्वेज में लिखे होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्रू लिखे होंगे, तो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम एक और नीड जिसकी देख लेते हैं, वो है इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। यानी कि अब कंपनियां क्या कर रही है, नेक्स्ट बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री की कंपनियों के साथ मर्जली या एक्वायर करके उनके बिजनेसेस करते हैं। तो वहाँ पे उनके इन्वेस्टर या उनके मार्केट में वर्क करने के लिए हमें हमारे अकाउंट ट्रांसलेट करने ज़रूरी होंगे। लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एक्सपांड इट्स बिजनेस बियॉन्ड द कंट्री। Organization may establish a new branch or a subsidiaries in foreign country or may acquire already established foreign company by the way of merger and amalgamation। भाई कोई कंपनी इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में वर्क करने जा सकती है, डेवलपमेंट के लिए जा सकती है, वहाँ पे नया ब्रांच ओपन कर सकती है, या फिर एक वन लास्ट ऑप्शन कि वो वहाँ की कंपनी के साथ मर्जली या अमलगमिशन में बिजनेस कर सकती है। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि इंडियन मारुति कंपनी एंड फॉरेन की जापान कंपनी की सुजुकी कंपनी दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक तरह का इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन आप कह सकते हो कि यहाँ की कंपनी ने वहाँ पे जाके और वहाँ की कंपनी ने यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ मर्जली बिजनेस किया। इसकी लास्ट लाइन, in the order to measure the performance of subsidiary and other foreign operation account has to be translation। अगर आपको फॉरेन की अपनी जो कंपनी है उसका वर्क जानना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो अकाउंट है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिससे आप उसको समझ पाओ। तो यही है सारे नीड ऑफ ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग। चलिए ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। उसकी नीड्स को हम देख चुके हैं, उसका मीनिंग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन से द चैलेंजेस इन ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग। कहना आसान है कि करेंसी का डिफरेंस होगा फिर भी हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बट ये जब अकाउंट ट्रांसलेट करता है देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम इज अराइजेस, जिसकी बात हम ये क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम जब ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा मल्टीपल करेंसी, क्योंकि हर कंट्री का करेंसी अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया का रुपीज़ है, फॉर USA का डॉलर है, जापान का यन है, ऐसे ही अलग अलग सब जगह करेंसी है। पहली लाइन, The financial statement of organization is prepared in terms of currency of a home country। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक कंट्री की जो कंपनियां हैं वो अपनी कंट्री की करेंसी में ही प्रिपेयर करती है। द यूज ऑफ मल्टीपल करेंसी इज देयर व्हेन प्रेजेंट पेरेंट कंपनी हैज मोर देन वन ऑपरेशन। मल्टीपल करेंसी में कब बैलेंस शीट बनाई जाती है, जब कोई पेरेंट कंपनी दूसरी जगह पे ऑपरेशन करती है, मतलब और कंट्री में जाके वर्क करती है।
मल्टीपल यूज ऑफ करेंसी मेक अ ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। अलग अलग अगर आप करेंसी यूज करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी या चैलेंजेस यही है। सेकेंड उसका चैलेंजेस हम देख सकते हैं जो कि है डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशन रेट। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो या इंडियन रुपीज़ में बना है तो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, पर फिर भी जब ये कन्वर्जन करोगे करेंसी का तो उसमें एक्सचेंज रेट के कारण रेट्स बदलेंगे और एक्सचेंज रेट बदलता है तो वो भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। लिखा है पैराग्राफ में, द ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टिंग रिक्वायर यूज ऑफ वेरियस करेंसी कन्वर्जन रेट। अलग अलग रेट आपको अप्लाई करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंसी कन्वर्जन रेट इज यूज्ड। अलग अलग करेंसी कन्वर्जन रेट यूज होते हैं जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। In accounts, there are many currency conversion rates are available like historical rate, spot rate, forward rate। अब हर एक अलग अलग रेट अवेलेबल है तो कौन से रेट है उसको कन्वर्ट करोगे ये आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम अराइजेज होता है जब हम ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 3 वो भी हमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बोल रहा है जो कि है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इवन दो जो फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट रेडी हुआ होता है वो भी अलग अलग प्रिंसिपल थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू बना होता है। अब सब जगह एक जैसे अकाउंटिंग रूल्स नहीं है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिखा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ होम कंट्री, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टिंग कंट्री। यानी कि जो होम कंट्री होगी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मुताबिक उन्होंने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे। तो ये भी एक ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम अराइज होता है। चलिए ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग के कुछ और चैलेंजेस कुछ और डिफिकल्टीज को यहाँ पे देखते हैं। उसमें से पॉइंट नंबर 4 आ रहा है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब जो इन्वेस्टर होता है वो आपके बनाए गए स्टेटमेंट अगर लोकल लैंग्वेज में होंगे तो उसको अंडरस्टैंड करने में उनको प्रॉब्लम आता है। लाइक एन फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन कंपनी के अकाउंट्स को फॉलो करे तो इंडियन कंपनीज के अकाउंट रुपीज़ में लिखे गए होते हैं और उन उसकी वजह से उनको जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो, an enterprise would generally prefer it financial reporting in the language that its local investor would be understand। जो लोकल इन्वेस्टर है वो अपनी ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अ जापानीज कंपनी वुड प्रिपेयर द इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जापानीज लैंग्वेज। सिमिलरली इन इंडिया few would will like to have a translated version of non-Indian companies financial statement in हिंदी स्क्रिप्ट। यानी कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर के लिए हमें यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज ना हो उसके कारण अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोकल इन्वेस्टर के लिए ट्रांसलेट करना ज़रूरी हो जाता है। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम ये भी एक मेन प्रॉब्लम होता है। पॉइंट नंबर 5 डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट। जैसे हमने इंडिया में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में अपने स्टेटमेंट डिस्क्लोज किए होंगे, पर जब हम यूएसए में जाके वर्क करते हैं तो वहाँ के मार्केट में भी हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस इंग्लिश डॉलर में वहाँ पे डिस्क्लोज करने ज़रूरी हो जाता है। तो यही हमारा पॉइंट नंबर 5 कह रहा है। देख पाओगे disclose requirement is an essential ingredient of a proper functioning of capital market। capital market में अच्छे functioning करने के लिए हमें ज़रूरी है। Therefore, it is at most requirement of the company to disclose all requirement information in the financial statement to enable the investor to take appropriate decision। यानी उनकी requirement के हिसाब से हमें अपने information को थोड़ा सा वहाँ पे डिस्क्लोज करना अप्रोप्रिएट करना डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 ऑडिट रिक्वायरमेंट। अगर हमने डिस्क्लोज किया है अकाउंट सही है गलत है उसके लिए ऑडिटर होता है तो डिस्क्लोज भी जैसे ज़रूरी है फॉरेन में हमें उसका ऑडिटिंग भी उतना ही ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट The function of audit is to be lend creditability to the financial statement। Auditing financial statement की creditability को increase करता है। In order to show
Auditing professional itself need a set of well-defined audit standard. This is a particular so when financial statement are prepared in one country and used by यूज़र ऑफ अनदर कंट्री. अगर हम ऑडिटिंग करेंगे, प्रोफेशनल लोग अगर इंटरनेशनल अकाउंट का ऑडिटिंग सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो खुद के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद की कंट्री के तो ऑडिट कर ही सकता है, पर किसी फॉरेन कंपनी के अकाउंट को भी वो ऑडिट कर सकता है. तो ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग का प्रोफेशनल लोगों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो ऑडिटर अपना काम हाई लेवल पे कर सकता है, वर्ल्ड लेवल पे कर सकता है. तो दीज आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग. चलिए, तो आज के लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं. व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नीड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग और वी कैन से IFRS. देखो, ट्रांसलेशन रिपोर्टिंग ये चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं. कन्वर्जेंस का एक सिंपल मीनिंग होता है कि इंडिया अपने अकाउंट को ट्रांसलेट नहीं कर रही है, उसने अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उस लेवल का बना दिया है जो IFRS लेवल है. यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंडिया अडॉप्ट नहीं करता, बट उसने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्स किया है जो IFRS लेवल का बन गया है. तो ये पॉइंट उसी के बारे में कि कन्वर्जन का मीनिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहली लाइन, convergence means accept of IFRS by any nation to make a common accounting standard. वो अपने खुद के common accounting standard बना सकती है जिसको आप conversion बोल सकते हो, जैसे इंडिया ने किया है. In addition to IFRS adoption for some or all accounting purpose, countries might be decide generally to challenge their national accounting rules टूवर्ड IFRS. वो क्या करती है, हर एक कंट्री अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को है उसको थोड़ा सा चेंज करती है, इंटरनेशनल लेवल का बनाती है टूवर्ड IFRS. एंड द लास्ट लाइन, दिस कैन बी कॉल्ड कन्वर्जन्स अ पर्टिकुलरली फ्रॉम हार्मोनाइजेशन और अ स्टैंडर्डाइजेशन. यानी कि रूल्स रेगुलेशन एक जैसे रहे. अब इंडिया अलग से IFRS अडोप्ट नहीं करती, उसने क्या किया, अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स वैसे ही रखे जैसे IFRS के थे. तो उन्होंने हार्मोनाइजेशन किया, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IFRS के साथ कन्वर्जन कर दिया. तो चलिए, अब इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में अगर जाए तो जो मैंने आपको बोला कि इंडिया ने क्या किया है वही अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है. Indian has not adopted IFRS standard. India has adopted Indian accounting standards that are based on these stabilities converted with IFRS standards as issued by the board. जो बोर्ड है, हमने देखा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो IFRS इशू करता है ना, इंडिया ने वही बोर्ड को फॉलो किया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए. लास्ट सेंटेंस, the difference between AS and Indian AS is an accounting standard prepared by ICAI in traditional AS but an adoption of conversion of IFRS India with the change according to need is called Indian accounting standard. भाई इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हटा के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिए, मतलब उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को IFRS लेवल का बनाने के लिए उसमें चेंजेस कर दिए, जो कि हम कह सकते हैं कि एक अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. चलिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी नीड क्या है, हम उस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं. नीड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें हम पॉइंट वाइज जाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो है इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट. जो इन्वेस्टर लोग हैं, जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट करता है, उनके लिए जब इंडियन बिजनेसेस का कोई सिचुएशन जानना हो, पोजीशन जानना हो, तो उनको समझ में तो आना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसके लिए हमें कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पहले रहती है. In the first developing era in international business, it was not possible for any organization or an investor to evaluate difficult accounting statement prepared by a different country. हर कंपनी अगर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए अकाउंट बनाएगी तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे समझ में आएगा. तो इसीलिए कुछ ऐसा कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट था. सेकेंड रिक्वायरमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कह सकते हो मल्टीनेशनल कंपनियाज, जिसको शॉर्ट में हम MNCs बोलते हैं, उनके लिए कैसे ये ज़रूरी है. द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोलोमेंट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज MNC is not only here to stay but
has also been steadily growth in their size over the past 1.5 decades or so। यानी कि पिछले कुछ डेकेड से, पिछले कुछ सालों से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपना साइज बढ़ाते जा रही है। मतलब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती, अलग अलग कंट्रीज में जाके वो वर्क कर रही है। तो उनको एक सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए थे, सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए थी, जो उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कन्वर्जन से मिल गया। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने चेंज कर दिए। तीसरा जो हमने प्रीवियस पॉइंट में भी देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन के भी, अकाउंटिंग प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं उनके लिए अगर सिमिलर काइंड ऑफ कोई रूल्स रेगुलेशंस हो तो उनको अपना वर्क करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। लिखा है conversion of accounting practice would be substitute the internationalization of the accounting profession, since a differences in standard and quality of profession work require the world over will trade to a narrow down, making it easier for a professional in one country to carry out their professional duties in another countries and ऑल्सो एड टू देयर मोबिलिटीज़। यानी कि जो प्रोफेशनल लाइक सीए जैसे वर्कर है जो अपना चार्टर्ड अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उनको अकाउंट्स दूसरे कंट्री के भी अगर उनको काम मिल रहा है कि हमारे अकाउंट्स आप राइट डाउन कर लो या हमारे अकाउंट को चेक कर दो, तो वो प्रोफेशनल लोगों को काम में आएगा अगर एक जैसे अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे तो। चलिए, जो कन्वर्जन है उसका एक वन लास्ट नीड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, जो कि है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना कंट्रोलिंग रखना चाहती है ओवर द एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर बाहर इंडिया के बाहर वर्क कर रही है, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जाए, उसके लिए गवर्नमेंट अगर एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे तो ही अपना काम अच्छे से कर पाएगी। लिखा है government particularly in developing country would find it easier to understand and control the MNC's operation। जो डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट है वो MNC के ऊपर अपना ऑपरेशन ठीक से करना चाहती है, रेगुलेशन ठीक से करना चाहती है। लिखा है इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट वेर कन्वर्स्ड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्स्ड लेवल के होंगे, एक जैसे होंगे, तभी वो कंट्रोलिंग रख पाएगी। In difficulties in accounting provisions regarding the measurement of profit complaint, the task of revenue authorities dealing with the foreign income। यानी कि जहाँ पे कंपनियाँ प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, फॉरेन इनकम जनरेट कर रही है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग रखना है इसके ऊपर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन एक जैसे होंगे तो वो कंट्रोल कर पाएगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और बच्चों, आज के लेक्चर में थोड़ा सा एक और टॉपिक उसमें ऐड कर सकते हैं हम, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ अकाउंटिंग, और वी कैन से शॉर्ट नोट ऑन आईएफआरएस। यानी आईएफआरएस क्यों ज़रूरी है, ये कन्वर्जन ऑफ अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। अब तक आज जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया उसके मोस्टली पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहला उसका रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन मीन्स टू अचीव एन हार्मोनीज विथ आईएफआरएस। कन्वर्जन का मतलब ही यही होता है कि हम आईएफआरएस एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्स विद आईएफआरएस आर कॉल्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो आईएफआरएस हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है और कुछ नहीं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एट पार विद आईएफआरएस, दे आर कॉल्ड आईएफआरएस। जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो आईएफआरएस। चलिए, तो अब बेनिफिट जो है आईएफआरएस अडॉप्शन के, कन्वर्स करने के, उसके हम पॉइंट वाइज जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख जाएगा, सिंगल रिपोर्टिंग। यानी कि हमें अपने स्टैंडर्ड या अपने जो फाइनल अकाउंट है हर साल बार बार उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेटिंग मल्टीपल रिपोर्टिंग, हमें अलग अलग कंट्री में रिपोर्टिंग से बच जाएंगे, हमारी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, हम पैसे बचा सकते हैं, हमारा टाइम एंड एफर्ट भी हम सेव कर सकते हैं। यानी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार अपने स्टैंडर्ड को आईएफआरएस का बना देना है। सेकेंड उसका बेनिफिट रहता है इंक्रीज कंपेरेबिलिटी। अगर आप एक कंट्री की कंपनी को दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ आईएफआरएस ये पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज ऑफ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस द कंट्री विल बिकम द कंपेरेबिलिटी। यानी कि वो इजीली कंपेयर हो सकता है, हर कंपनी जहाँ पे अलग अलग कंट्री में वर्क करे उसका कंपैरिजन हो सकता है।
पॉइंट नंबर थर्ड, बेनिफिट टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को भी अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इजीली इसके ऊपर से ले सकता है, रूल्स एक जैसे होने के कारण। पॉइंट नंबर फोर, बेनिफिट टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, अब तक दोनों क्वेश्चन में हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रोफेशनली वर्क करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। लिखा है क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अब्रॉड, अगर हम इंडिया के बाहर भी जाके वर्क करना चाहते हैं, उस कंपनी का काम लेना चाहते हैं, तो बिकॉज अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एक जैसे होंगे तो प्रोफेशनली ये लोग भी अपना काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, बैलेंस शीट विल रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, भाई कंपनी की ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू पता चलेगी। अगर इंडिया में वर्क करिए, सेम कंपनी यूएसए में वर्क कर रही है, वही कंपनी जापान में भी वर्क कर रही है, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो कंपेयर हो पाएगा, इकोनॉमिक पोजीशन कंपेयर हो पाएगी। लिखा है historical cost of accounting is removed due to IFRS, therefore balance sheet will be able to reflect true and fair result of financial statement, we can say the financial position of the business, यानी कि उसकी ट्रू पोजीशन हम जान पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ IFRS। चलिए बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ IFRS का सफ़र आगे बढ़ाते हुए नंबर 6, बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्रियल एज अ होल, पूरी इंडस्ट्री को इसके कारण फ़ायदा होता है। जब उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई और तरह की मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बना रही है, वो इंडस्ट्री है, उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार रिपीट करने नहीं पड़ते, बार बार उसका कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। नंबर 7, एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट, कोई कंपनी अपने एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में अगर वर्क करना चाहती है, अगर सिमिलर रूल्स रेगुलेशन होंगे तो उनको वर्ल्ड वाइड काम करने में बहुत ही प्रिफरेबल होगा, एकदम इजी अपना काम फाइनेंशियल वाइज वो फॉरेन कंट्री में भी वर्क कर सकती है, इवन फॉरेन कैपिटल मार्केट को वो अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकती है, वहाँ पे जाके सिक्योरिटी इश्यू करेगी, उनके इन्वेस्टर इजीली रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अकाउंट होंगे तो समझ के वो लोग इन्वेस्ट कर सकता है। 8वें नंबर का फ़ायदा है लॉस रिकग्नाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई लॉस भी होगा तो इमीडिएटली टेक अ प्लेस, यानी कि तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम अगर हम सेम रूल्स रेगुलेशन से वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस रिकग्नाइजेशन भी यहाँ पे हमें इजीली हो जाता है। नंबर 9, रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है वो अपने जो अकाउंटिंग है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है उसके साथ यहाँ पे IFRS रिलेवेंट करता है। लिखा है the IFRS ensure that all the relevant information are disclosed in financial statement. This is very important feature of IFRS and the reasons are as under. भाई अगर सही पोजीशन दिखाई होगी, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो लोग उसको एकदम रिलेट करेंगे, रिलायबल उसको समझेंगे। नीचे के दो रीजन के कारण कन्वर्जन ऑफ IFRS वो एकदम रिलायबल है, रिलेवेंट है। फर्स्ट, the IFRS gives the priority to economic statements to over the legal form, यानी कि वो क्या करता है, एक तरह का जो सही इकोनॉमिक पोजीशन है उसी को पहले शो करता है। सेकंड, द बैलेंस शीट प्रिपेयर अंडर IFRS ट्रेंड to be more useful due to its layout and transparency of financial statement. बैलेंस शीट जिस फॉर्मेट में भी बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में वो अच्छी तरीके से बिजनेस की सही पोजीशन को शो करता है, और ये वर्ल्ड वाइड पॉसिबल होता है कि आपके बैलेंस शीट वगैरह एक जैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिया की कंपनी की कोई बैलेंस शीट, फॉरेन की कंपनी की कोई बैलेंस शीट, वो इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, तो कंपैरिजन करने में, उसको रिलेट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये थे बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ IFRS। तो जो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, जो भी मैंने वीडियो लेक्चर में कहा है, आपको अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे बोल सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.